नमस्कार, आदाब, मैं ऐश्वर्या से स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आप देखते हैं मुख्य समाचार। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव 31 अक्टूबर से जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र में 9 दिवसीय गहन अभियान शुरू करेंगे। अभियान का समापन 9 नवंबर को शेखपेट से बोराबांडा तक एक विशाल बाइक रैली में होगा। अभियान के हिस्से के रूप में रामाराव प्रमुख इलाकों में रोड शो की एक सीरीज आयोजित करेंगे, जिसकी शुरुआत 31 अक्टूबर को शेखपेट से होगी। इसके बाद रहमत नगर, यूसुफगुड़ा, बोराबांडा, सोमाजीगुड़ा, वेंकटराव नगर, वहीं एरागड्डा में होंगे। वो 8 नवंबर को शेखपेट, यूसुफगुड़ा और रहमत नगर डिवीजनों में लौटेंगे और निवासियों और स्थानीय नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। जुबली हिल्स उपचुनाव में प्रचार कर रहे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में चुनावी गतिविधियों के लिए धन की कमी को लेकर असंतोष पनप रहा है। राज्य नेतृत्व के बार बार आश्वासन के बावजूद जमीनी स्तर पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि वरिष्ठ नेता अपनी जेब ढीली क्यों नहीं कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सारा पैसा कहाँ गया। पार्टी कार्यकर्ता चुनाव खर्च के लिए आवंटित किए जाने वाले प्रचार कोष को लेकर उलझन में। हालांकि पिछले कुछ दिनों में कुछ मंत्रियों ने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया है, लेकिन उनके सुस्त प्रचार ने कार्यकर्ताओं को चिंतित कर दिया है। मंत्री चुनाव खर्च पर चुप्पी साधे हुए और वित्तीय मामलों की जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। जमीनी स्तर के नेताओं का मानना है कि राज्य नेतृत्व को पहले ही एक बड़ी राशि सौंप दी गई है। वो इस बात से हैरान है कि चाय नाश्ते और अन्य नियमित खर्चों जैसे छोटे मोटे खर्च भी उन पर थोपे जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक कोई भी इस मुद्दे को सुलझाने में दिलचस्पी नहीं ले रहा है। चुनाव अधिसूचना जारी होने से पहले पार्टी टिकट के दावेदारों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। ये एक खुला रहस्य है कि किसी उम्मीदवार की आर्थिक स्थिति अक्सर अन्य बातों पर भारी पड़ती है। इसलिए कई नेताओं का मानना है कि राज्य नेतृत्व के पास पहले से ही एक बड़ी राशि रखी गई थी। प्रचार अभियान की देखरेख के लिए कुछ मंत्रियों को निर्वाचन क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त किया गया था। शुरुआत में इन मंत्रियों ने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने और जनता व मीडिया का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। हालांकि जल्द ही आंतरिक मतभेद सामने आ गए, जिससे कार्यकर्ता हतोत्साहित हो गए और पार्टी की छवि को धक्का लगा। चक्रवात मोंथा के आंध्र प्रदेश के तट पर पहुंचने के बाद आज हैदराबाद के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की वजह से जलभराव हो गया है। इसके अतिरिक्त भद्राद्री, कोटागुडेम और महबूबनगर जिलों में कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। तेलंगाना में चक्रवात के प्रभाव की वजह से रंगारेड्डी जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई है। IMD ने चक्रवात मोंथा के प्रभाव की वजह से पूर्वी और दक्षिणी तेलंगाना में भारी बारिश की संभावना जताई है, जिसके आज पड़ोसी इलाकों तक फैलने की उम्मीद है। इसके परिणाम स्वरूप राज्य की राजधानी हैदराबाद में भी आज मौसम अचानक बदल गया और शहर में काफी बारिश हुई है। बिहार के चुनाव में जहां एनडीए और महागठबंधन ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी, वहीं असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी सभाओं का आगाज कर चुके हैं। छठ पूजा के आखिरी दिन वो पूर्वी चंपारण की ढाका विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर महागठबंधन की ओर से डिप्टी सीएम के लिए वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी के नाम को लेकर निशाना साधा है। ओवैसी ने अपनी सभा में कहा है कि जब मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम बन सकता है तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं बन सकता। तो कोई फिक्र नहीं है, मगर हमारा एक ही ख्वाब है कि हम इस दुनिया से जाने से पहले देखना चाहती है कि भारत की जमहूरियत और मजबूत हो, और मजबूत ऐसे होगी जब यहां पर अल्पसंख्यक समाज को उनके अपनी सियासी लीडरशिप होगी। आपको अपने ओर से अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना है। यहां से एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करिए। सत्तारूढ़ कांग्रेस को बढ़ावा देते हुए कम्मा समुदाय के सदस्यों ने आगामी जुबली हिल्स उपचुनाव के लिए उसे अपना समर्थन देने की घोषणा की है। समुदाय के सदस्यों, जो आंध्र प्रदेश में एक प्रमुख जाति, उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें अपनी समस्याओं और कुछ मांगों के बारे में बताया है। सीएम के साथ बैठक में कम्मा समुदाय के नेताओं ने उनसे हैदराबाद के अमीरपेट के मैत्री वनम में मैटरनिटी आइडल और आंध्र प्रदेश संयुक्त के पूर्व सीएम NT रामाराव की प्रतिमा भी स्थापित करने का अनुरोध किया है। हैदराबाद में कम्मा समुदाय भी अमीरपेट और कुकटपल्ली, श्रीलंगमपल्ली क्षेत्र के बीच केंद्रित है। रेवंत रेड्डी कार्यालय से एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक सीएम से मिलने वाले समुदाय के सदस्यों ने सरकार में नामांकित पदों पर समुदाय को उचित प्राथमिकता देने की भी अपील की है। वहीं अमरावती से बीजेपी नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर से सामने आया है। उन्हें एक बार फिर बेहद गंभीर धमकी दी गई है। इस बार नवनीत राणा को जान से मारने और गैंगरेप की धमकी भरा पत्र दिया गया है। इसमें उनके साथ गाली गलौज की गई है। धमकी भरे पत्र के दफ्तर से मिली जानकारी के मुताबिक ये धमकी भरा पत्र स्पीड पोस्ट के जरिए सीधे अमरावती स्थित नवनीत राणा के दफ्तर भेजा गया है। ये पत्र हैदराबाद से एक शख्स ने भेजा है। इस पत्र में बेहद आपत्तिजनक और निम्न स्तरीय शब्दों का इस्तेमाल किया गया। धमकी दी गई है कि उन्हें
गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस गंभीर घटना के बाद नवनीत राणा के निजी सहायक ने बिना समय गवाए राजापेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने तुरंत इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। राजापेट पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। पुलिस पत्र में उल्लिखित आपत्तिजनक सामग्री और जिस उद्देश्य से ये पत्र भेजा गया था उसकी जांच करी। चूंकि धमकी भरा पत्र हैदराबाद से एक शख्स ने भेजा था, इसलिए पुलिस अब उस दिशा में भी जांच कर रही है। इस गंभीर धमकी घटना ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में तनाव का माहौल बना दिया है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके से टकराने के बाद मोंता तूफान आखिरकार कमजोर हो गया। इस संबंध में आईएमडी ने आज जानकारी दी है कि चक्रवात मोंता सामान्य चक्रवाती तूफान में बदल गया है। चक्रवात मोंता मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच आंध्र प्रदेश और यानान को पार कर गया है। मोंता आंध्र प्रदेश के तट से टकराने के बाद लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से राज्य के उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका केंद्र नरसापुर से करीब 20 किलोमीटर, मछलीपट्टनम से 50 किलोमीटर और काकीनाडा से 90 किलोमीटर की दूरी पर था। आईएमडी ने बताया कि तूफान की हर गतिविधि पर मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम में डॉप्लर रडार से नजर रखी जा रही है। आंध्र प्रदेश के कई तटीय जिलों में तेज हवाएं और भारी बारिश अब भी जारी है। इस दौरान आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 50 से 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और भारी बारिश हो रही है। सरकार ने जनता से अपील की है कि वो अगले 6 घंटे सुरक्षित रहें। तूफान के चलते हवाई और रेल यात्राएं बुरी तरह प्रभावित हुई है। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से 32, विजयवाड़ा से 16 और तिरुपति से 4 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। दक्षिण मध्य रेलवे ने सोमवार और मंगलवार को 120 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी हैं। एनडीआरएफ की 45 टीमें राहत कार्य में लगी हुई हैं। बिजली, पानी और संचार सेवाओं को बहाल करने के लिए मरम्मत दल तैनात किया गया है। महाराष्ट्र में किसानों का कर्ज माफी को लेकर आंदोलन नागपुर में लगातार दूसरे दिन भी जारी है। पूर्व मंत्री और प्रहार पार्टी के नेता बच्चू कडू की अगुवाई में हजारों किसान सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने नागपुर को हैदराबाद से जोड़ने वाले NH-44 को जाम कर दिया है। बच्चू ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया तो दोपहर 12 बजे के बाद ट्रेनें भी रोक दी जाएंगी। उन्होंने कहा है कि हमारे किसान कर्ज में डूब रहे हैं। अगर राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है तो केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए। किसानों का आरोप है कि सरकार बार बार वादे करती है लेकिन अब तक कर्ज माफी नहीं हुई है। साथ ही सूखे से प्रभावित किसानों को भी राहत नहीं दी गई है। महाराष्ट्र में किसानों का आंदोलन अब जोर पकड़ता जा रहा है। नागपुर में कर्ज माफी की मांग को लेकर हजारों किसान सड़कों पर उतर आए हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व प्रहार पार्टी के प्रमुख और पूर्व मंत्री बच्चू कडू कर रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि किसानों की हालत बेहद खराब है लेकिन सरकार सिर्फ वादे कर रही है, उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ की भयावह घटना को अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता लेकिन उसके जख्म अभी भी ताजा हैं। इसी दर्द को साझा करने पहुंचे अभिनेता से नेता बने विजय, जिन्होंने सोमवार को मलप्पुरम के एक रिजॉर्ट में करूर भगदड़ के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी। लेकिन अब करूर भगदड़ पर रिपोर्ट पर वकील और महिलाओं के लिए कानूनी सहायता केंद्र की अध्यक्ष निर्मला रानी ने आज कहा है कि हमें एक भगदड़ को मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखना चाहिए। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार प्रदान किया जाए जिसने किसी अपने प्रियजन को खो दिया है। प्रभावित परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि टीवी के पार्टी से ली जानी चाहिए। हमारा सुझाव है कि प्रभावित परिवारों को दुख संबंधी परामर्श मिले। अगर कहीं भी 5000 से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं तो मेडिकल टीम मौजूद होनी चाहिए। बड़ी सभाएं और रोड शो करने के लिए गाइडलाइंस बनाई जाए। यदि उन दिशा निर्देशों का कोई उल्लंघन होता है तो कार्यक्रम आयोजित करने वाली पार्टी को जिम्मेदारी लेनी होगी। हमें इस भगदड़ को मानवाधिकारों के उल्लंघन के तौर पर देखना चाहिए। भगदड़ की मुख्य वजह विजय का रैली स्थल पर पहुंचने में देरी है। ज्यादातर लोग सिर्फ विजय की एक झलक देखना चाहते थे, उनका भाषण नहीं सुनना चाहते थे। इसका मतलब है कि ये सिर्फ प्रशंसकों का शो था, रोड शो नहीं। हम अपनी रिपोर्ट CBI को देंगे। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।